उत्तराखंड की सियासत में मुलाकातों का दौर जारी। दिल्ली से लेकर देहरादून तक कई सांसदों और मंत्रियों ने की पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात, तो विधायकों ने लगाई सीएम धामी तक दौड़। केदारनाथ में आज से हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू होने की उम्मीद। कल खराब मौसम के चलते उड़ान नहीं भर पाए थे चॉपर। धामी सरकार ने किया टिकटों में 25% सब्सिडी का ऐलान। दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में होगी बैठक। केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही निकाय चुनाव की रणनीति पर भी होगा मंथन। बागेश्वर और चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और उत्तरकाशी जनपदों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में बैठक होगी। केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत बैठक में मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से आपको खबर दे दें, दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में बैठक होगी। केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। हाल ही में बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव हुए थे। दोनों सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, तो कहीं ना कहीं चुनौती भी कांग्रेस के सामने है केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में बैठक होगी। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि आज उत्तराखंड कांग्रेस की एक बड़ी बैठक जो है वो आज दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, साथ ही जो अध्यक्ष हैं करण माहरा, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर केदारनाथ सीट की अगर बात की जाए तो केदारनाथ सीट जो है वो अभी जो है खाली हो चुकी है। पे उपचुनाव होना है, तो उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से बीजेपी की भी तैयारी चल रही है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी जो है इस दौरान रणनीति यहाँ पर तैयार कर दी है और उसको लेकर के एक बड़ी बैठक जो है वो आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की करने जा रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से ये बड़ी बैठक दिल्ली में कांग्रेस करेगी, इसको लेकर के जो आने वाले निकाय चुनाव है उस पर भी जो है इस दौरान यहाँ पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी जो है पूरी तरह से जो है इसको लेकर के अब तैयारियों में जुट चुकी है। तो देखा जा सकता है वो केदारनाथ में चुनाव को लेकर के अब तैयारी में लग चुकी है और जो ये बड़ी बैठक आज आयोजित होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, और देखा जाए तो हाल ही में मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव हुए, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और दोनों सीटें अपने कब्जे में ले ली। तो कहीं ना कहीं अब ये चुनौती रहेगी केदारनाथ उपचुनाव में जीतना, और प्रदेश निकाय चुनाव भी आने वाले हैं। तो इसके लिए क्या कुछ रणनीति आज कांग्रेस बनाने जा रही है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से मंगलौर सीट पर यहाँ पर जो है दो सीटों पर जिस तरीके से यहाँ पर उपचुनाव हुए थे, तो इसमें जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे उन्होंने भारी बहुमत के साथ में जिस तरह से अपनी सीटें निकाली हैं दोनों ही
इस पर, तो अब देखा जा सकता है कि जो अब यहाँ पर रणनीति जो तैयार की जा रही है वो अब जो केदारनाथ उपचुनाव होना है उसको लेकर के अब तैयारियों में जो है कांग्रेस जिस तरीके से जुटी हुई है, तो एक बड़ी चुनौती भी जो है इस दौरान यहाँ पर बीजेपी के सामने है, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव का यहाँ पर रिजल्ट सामने आया, 2 सीटों पर जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए थे और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने उस पर जीत दर्ज की है, तो ऐसे में अब जो देखा जा सकता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी किस तरीके से अपने मजबूत कैंडिडेट को जो है केदारनाथ से उतारेगी। साथ ही साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी जो है किसी बड़े चेहरे को इस बार केदारनाथ से चुनाव लड़ा सकती है। तो देखा जा सकता है कि जो आज मंथन इस दौरान किया जाएगा, इस बैठक में बड़ी बैठक जो है इस दौरान दिल्ली में आयोजित की जा रही है। जो बिल्कुल वहाँ पे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में ले ली, तो अब विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर पाई, लेकिन अब देखना ये होगा कि केदारनाथ उपचुनाव में और प्रदेश निकाय चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन करती है। आज क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, नामों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और विगत दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी में 31 जुलाई को आपदा के कारण हुए नुकसान एवं राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द जनजीवन सामान्य बनाने के निर्देश दिए थे और क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पैदल यात्रा मार्ग में अवरुद्ध यात्रा मार्ग को तत्परता से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्भय सिंह ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सोनप्रयाग एवं गौरीकुंड के बीच जो 1.5 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे खोलने के लिए पोकलैंड मशीन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सोनप्रयाग पुल के पास जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी उसका पक्का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। राज्य के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। इसी को लेकर सीएम धामी की बैठक का दौर भी जारी है। ऐसे में सीएम ने सचिवालय में सचिव समिति की बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान विकास योजनाओं और सरकार के एजेंडे पर बात की गई। सीएम धामी ने सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सिंचाई खंड थराली में स्थायी अधिशासी अभियंता की मांग को लेकर ठेकेदारों के एक गुट ने लोक निर्माण विभाग से तहसील परिसर तक जुलूस निकालकर सिंचाई विभाग में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे ठेकेदारों का कहना है कि उनकी पहली मांग सिंचाई खंड थराली में स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति है और दूसरी मांग में पिछले 3 वर्षों में निर्माण कार्यों की जांच कराने की मांग की है। वहीं ठेकेदारों के धरने के बाद ठेकेदारों के अन्य गुट ने भी उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए इस धरने को निजी स्वार्थों से पोषित बताया है। तो उसके तहत पहली मांग हमारी यह है कि सिंचाई खंड थराली में अस्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति की जाए। नंबर दूसरी मांग हमारी यह है कि 3 वर्षों की आय व्यय वित्तीय अनियमितता की एसआईटी जांच हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत करोड़ों का घोटाला है और यहाँ पर निश्चित रूप से प्रभारी अधिशासी अभियंता द्वारा राजनीति की जा रही है, गबन किया जा रहा है, ठेकेदारों को अपने पक्ष में लिखवाया जा रहा है जबरदस्ती, और इस तरह से यहाँ पर एक दलगत राजनीति शुरू की जा रही है। हमारे निजी स्वार्थ होते तो हम एसआईटी जांच की बात नहीं करते। निजी स्वार्थ उनके हैं जो पक्ष में दे रहे हैं, उनके नाम पर ही उनकी मिलीभगत से, उनकी संलिप्तता से ही इतना बड़ा घोटाले को अंजाम दिया गया। इस तो सरकारी कामों में अनावश्यक व्यवधान किया जा रहा है। पूर्व में अधिशासी अभियंता जो चौधरी जी हैं, उनके द्वारा जहां आज तक सिंचाई विभाग के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, उन्होंने वहां तक अंतिम गांव तक सिंचाई विभाग के कार्य किए हैं और कुछ लोगों के द्वारा अनलीगल धरना देकर सरकारी कामों को व्यवधान किया जा रहा है। अगर 1-2 दिन में अगर ये अपने बातों को मनवा लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा जो समर्थन दल है वो भी धरना पे बैठेगा इनके खिलाफ। 5 लोग या 6 लोगों के निजी स्वार्थ के लिए सारा ये खेल किया जा रहा है। हम हैं दबाव में, 5-6 महीने से हम पे दबाव डाला जा रहा है कि हमारी कुछ सिलेक्शन बॉन्ड बनाए जाए। यदि इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है
तो हम आपको दबाव डालेंगे और आपको हमारे लिए काम करें। हमें ये दबाव है ना चुनाव से पहले था कि जो भी राजनीतिक प्रक्रिया होती है कि चुनाव आ रहे हैं, हमें कुछ सिलेक्शन बॉन्ड। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राजधानी देहरादून के 54 वार्ड में परिसीमन में हुई गड़बड़ी के बाद विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़े कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बीस्ट का कहना है कि 2 सितंबर को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और इतनी कम समय अवधि में निकाय चुनाव होना संभव नहीं है। देहरादून के 54 वार्ड में पहले भी चुनाव हुए थे, उसे समय क्यों गलत परिसीमन पर चुनाव करवाए गए? सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव को टालने का काम कर रही है। लगभग 7 महीने पहले हो जाने चाहिए थे और पंचस्थानीय चुनाव आयोग का काम ही ये है कि वो समय पे चुनाव कराए और समय से पहले सारी तैयारियां पूरी करे। अब क्योंकि 2 सितंबर को जो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है और ये पूरे प्रदेश की जनता समझ रही है कि इतने कम समय में निकायों में चुनाव संपन्न नहीं हो सकते। ये जो 54 वार्ड हैं ये बताए ना कि यहाँ पहली बार चुनाव होंगे, पहले भी तो चुनाव हुए हैं, यहाँ से पार्षद चुन के आए हैं, तो गलत परिसीमन पर चुनाव क्यों हुआ? तो ये किसी के गले नहीं उतर रहा है और अब सीधे सीधे कि सरकार की मंशा चुनाव टालने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इधर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने एक बयान में 2029 में भी कांग्रेस के लिए जीतना सपना बताया है। वहीं इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि राजनीति में हार और जीत लगी रहती है। जोशी ने सहज स्वीकार किया है कि कांग्रेस 2019, 2024, 2022 और 2012 के चुनाव हारी है। जोशी ने कहा कि राजनीति में एक ही पार्टी की जीत निरंतर हो यह संभव नहीं है। जनपद उत्तरकाशी के युवाओं ने स्थानीय किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड किसान मार्ट के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए स्थानीय काश्तकार अपने स्थानीय उत्पाद उत्तराखंड किसान ऐप पर बेच सकेंगे, जिसके लिए उन्हें अच्छी कीमतें दी जाएगी, जिसके बाद उन उत्पादों को बाजार ऐप के जरिए होम डिलीवरी कर बेचा जाएगा। किसान मार्ट के जसवीर ने बताया कि उत्तरकाशी जिले के कई जगहों पर सब्जियों, दालों, फलों का उत्पादन होता है, लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिल पाता, जिसको लेकर वह लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। अब ऐप बनाकर स्थानीय उत्पादों की होम डिलीवरी करेंगे। किसान मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है। इसका हमारा मकसद ही था कि छोटे से लेकर बड़े किसान तक सबको प्रॉफिट हो, पर छोटे का इसमें ज़्यादातर बेनिफिट ये है कि खेती आदमी कर रहा है परंतु उसको 2-4 किलो 5-10 किलो बेचने में कहीं ना कहीं वो बेच नहीं पाता है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। परंतु इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जब वो हमको जो हमने ऑनलाइन नंबर दिए हैं उन पे जब वो हमसे बातचीत करेंगे या हमको बताएंगे कि हमारे पास 2 किलो भिंडी है, 4 किलो गोभी है, तो हम वो लेने को भी तैयार हैं, जिससे कि उनके मन में आगे से आने वाले के लिए उनकी उत्सुकता बढ़ेगी, उनकी रोजी रोटी बढ़ेगी और जो हमारा लोकल उत्पाद भी होते हैं वो भी विलुप्त ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं विलुप्त होने का 2 ही कारण बढ़े हैं आज तक के पलायन, क्योंकि हमारी चीज़ों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया गया और उनसे उनका रोजगार स्वरोजगार हर चीज़ में उनको कहीं ना कहीं महत्व मिलेगा। किसान मार्ट के नाम से जो ये स्टार्ट किया है, इसमें देखिए एक तो आपका रोजगार का मसला है, दूसरा ये कि उत्पादक और उपभोक्ता तीनों पक्ष से जुड़े हुए हैं। एक हमारा स्थानीय आदमी कोई भी उत्पाद तो पैदा कर लेगा लेकिन उसको मार्केट नहीं मिल पाती, इस वजह से क्या है कि अपने जो किसानी से वो हटता चले जा रहा है। इन्होंने जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया उससे क्या है कि जो हमारा जो युवा है जो इधर उधर जाकर के भटकता है रोजगार के चक्कर में, अगर वो अपने खेतों में ये उत्पादक पैदा करेगा उसको बिचौलिए के माध्यम से वो उपभोक्ताओं के पास उसका प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा, वो डायरेक्ट इनके माध्यम से पहुंचेगा। उससे क्या है कि एक तो उसको मार्केट मिले। तो देखिए किसानों को अच्छी कीमतें मिलेंगी। किसान मार्ट ऐप लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि ऐप पर किसान उत्पाद बेच सकेंगे।
बागेश्वर के कपकोट से कांवड़ यात्रियों का दल गंगाजल लाने हरिद्वार रवाना हो गया। सबसे पहले यात्रियों ने काशिल देव मंदिर, भगवती मंदिर, मां बाराही शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। विधायक सुरेश गढ़िया और जिला पंचायत बसंती देव ने सरयू नदी में पूजा अर्चना की और शिवलिंग में जलाभिषेक किया। वहीं कांवड़ यात्री गिरीश जोशी ने बताया कि यह यात्रा 5 दिन की होगी। यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंचकर विश्राम करेगी और अगले दिन रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग, करणप्रयाग, श्रीनगर से होते हुए धारी देवी पहुंचेगी। सोमवार को हरिद्वार से जल लाकर यहां शिव मंदिर शिवालय में शिव पूजा कर शिव जी को जल अर्पित किया जाएगा। हिमालय शिव धाम कपकोट द्वारा आयोजित कांवड़ यात्रा हरिद्वार में जाती है। सरयू नदी का बहुत जल पूरे रास्ते पर, चाहे कर्णप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो, देवप्रयाग से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार, पावन सरयू नदी का जल भोले शंकर को हरिद्वार में अर्पित कर गंगा जी में अर्पित करते हैं। वहाँ का पवित्र है। आज हिमालय शिव धाम कपकोट की तरफ से हम सब लोग गंगा, जो हमारी हरिद्वार की पावन भूमि है, वहाँ से जल लेने का काम कांवड़ हमारे यहाँ से जा रहे हैं। तो इसलिए कपकोट के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हमारे यहाँ के जो भक्तगण हैं बहुत उत्साही हैं और हर साल वो कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। तो इस बार का सौभाग्य हम सब लोगों के लिए है कि इतनी तेज बारिश हो रही है, जहाँ भोले शंकर प्रसन्न हैं। माँ सरयू का जो जल है वो गंगा जी पर चढ़ाया जाएगा और हमारे यहाँ जितने भी शिव कांवड़िए हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, वो 4 धाम यात्रा को लेकर हो, पर्यटन या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर। हम यहाँ बात करेंगे इस साल की ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा की। इस साल उत्तराखंड में 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कांवड़ भरकर गए और ये सब संभव हुआ धामी सरकार के व्यवस्थित प्रयासों से। परिणाम ये रहा कि कांवड़ियों के साथ साथ साधु संत और व्यापारी समूह बेहद खुश दिखाई दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यूं ही नहीं देश भर में चर्चा होती है। दरअसल इसके पीछे की वजह भी है। युवा सोच के साथ काम कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बार भी कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ इस तरह से व्यवस्थाओं पर जोर दिया कि यात्रा में शामिल होने वाले कांवड़िए खुशी से झूम उठे। बात चाहे कांवड़ यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था की हो या फिर कांवड़ियों के स्वागत की या फिर पेयजल, बिजली, मेडिकल कैंप समेत कई अन्य तरह की सुविधाओं की हो, सभी जगहों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गयी, जिसे देख देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे करोड़ों शिव भक्तों का मन गदगद हो गया। बहुत अच्छा लगा हमको, उनका स्वागत किया उन्होंने हम लोगों का, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सभ्यता से हमारे पैर धोए, सब कुछ करा, बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत। कोई नहीं, सब कुछ सारी सुविधा चीज कर रखी है। जब मुख्यमंत्री धामी खुद हरिद्वार में कांवड़ियों के बीच पहुंचे तो शिव भक्त गदगद हो गए। धामी ने शिव भक्तों के चरण धोकर और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई। शिव भक्तों पर जब आसमान से फूल बरस रहे थे तो अद्भुत नजारा दिखा। सीएम धामी ने उस वक्त शिव भक्तों के सम्मान में जो बातें कही वो हर शिव भक्त के दिल को छू गई। देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, माँ गंगा के स्थान पर आते हैं। तो निश्चित रूप से हम चूँकि सारे लोगों का केंद्र बिंदु, संयोजन बिंदु जो है हमारा हरिद्वार बनता है, तो ये शिव भक्तों का स्वागत होना चाहिए। ये हमारे धर्म ध्वजा लेके चलते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं और जलाभिषेक करते हैं, तो हमारे अतिथि भी हैं और भगवान के प्रतिनिधि एक तरह से मानिए उनको। तो निश्चित रूप से देवभूमि में स्वागत होना चाहिए। तो ये परंपरा हम लोगों ने शुरू की है कि पुष्प वर्षा भी हो, उनका हम लोग अभिनंदन भी करें। 2024 में टूटा कांवड़ियों की देवभूमि आने का रिकॉर्ड। 4 करोड़ 14 लाख 40 हजार कांवड़ियों ने उठाई कांवड़। साल दर साल तेजी से बढ़ रही कांवड़ियों की संख्या। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या से कारोबारियों में भी खुशी। शांतिपूर्ण रहा कांवड़ मेला। शासन ने की कड़ी मेहनत। 22 जुलाई से कांवड़ मेले का आगाज हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार के कांवड़ मेले में 4 करोड़ 14 लाख 40 हजार से ज्यादा कांवड़ियों ने कांवड़ उठाई। सिर्फ आखिरी दिन ही 10 लाख कांवड़ यात्रियों ने हर की पैड़ी से गंगा जल भरा। पिछले वर्ष यहाँ 4 करोड़ के करीब कांवड़िए पहुँचे थे। जाहिर है कि इससे व्यवसायियों की अच्छी आमदनी भी हुई।
यही वजह है कि व्यवसायियों ने भी प्रदेश के सीएम धामी की जमकर प्रशंसा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड की पुलिस, हरिद्वार के पुलिस कप्तान आदरणीय परमिंदर डोभाल जी सहित हरिद्वार के व्यापारी, हरिद्वार के नागरिक इसके लिए कहीं न कहीं बहुत बधाई के पात्र हैं। और इस बार इतना सफल ये आयोजन हुआ, करोड़ों लोग, करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार आए, लेकिन हरिद्वार शहर में कहीं जाम नहीं लगा। कांवड़ का मेला है, आपने देखा पूरे हरिद्वार में करोड़ों की संख्या में तकरीबन 5 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार में आए और जिला प्रशासन ने ऐसा कार्य किया है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इतना सुंदर मेला कि हरिद्वार में कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा ही नहीं होने दी। मैं इसके लिए डीएम साहब को, एसएसपी साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। इस भीड़ का व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है और सभी ने आज जल अभिषेक किया है। हमारे अनुमान के मुताबिक करीब 20,000 से ऊपर व्हीकल यहाँ पर पार्क थे, जैसे जो आज जिनको निकलना है, आज जा रहे हैं, तो वो सभी सड़कों पर आज से निकल रहे हैं। हमारा जितना फोर्स है वो हाईवे पे इस समय मैक्सिमम लगा है और हम लोग मॉनिटरिंग भी उन्हीं की कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज शाम तक हम काफ़ी ट्रैफिक क्लियर यहाँ से कर देंगे। ट्रैफिक का दबाव है, कंजेशन है, लेकिन ट्रैफिक चल रहा है। कुछ दिनों में किसी भी प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा यात्री अगर पहुंच जाते हैं तो व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों के आने के बाद भी हाईवे खुला रखना किसी चुनौती से कम नहीं था। ये सरकार की पूर्व नियोजित व्यवस्थाओं का ही नतीजा था कि न सड़कों पर जाम मिला और न ही जनता परेशान रही। सरकार के पूर्व व्यवस्था निर्देशों पर पुलिस और प्रशासन ने दिन रात मिलकर पूरी कर्मठता के साथ कार्य किया और इसका बहुत सुखद नतीजा सबके सामने है। INE 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम देहरादून के अंतर्गत 54 वार्डों का परिसीमन मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है। वहीं विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार पर निकाय चुनाव में देरी करने का आरोप लगा रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि जल्द ही वार्डों का परिसीमन को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सरकार निकाय को लेकर तैयारी कर रही है। बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने आगे कहा कि जल्द ही वार्डों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही सरकार और संगठन दोनों ही निकाय के लिए तैयार है। देखिए, विपक्ष का काम है कहना, वो कहता रहे, लेकिन सरकार की तरफ से बकायदा पूरी तैयारियां चल रही हैं। हमारा चुनाव आयोग पूरी तैयारियां कर रहा है और आने वाले समय में जो डेट हम लोगों के लिए फिक्स हुई है चुनाव की, वो चुनाव होगा। प्रदेश के अंदर पूरे तमाम नगर निगम, नगर पालिकाएं, वार्डों का जो परिसीमन चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका जो है पूरा परिसीमन तैयार हो जाएगा और उसके बाद चुनाव की पूरी तरीके से तैयार है। संगठन भी पूरी तरीके से तैयार है। तमाम क्षेत्रों में आरक्षण की जो स्थिति है वो बहुत जल्दी स्पष्ट होने वाली है, चाहे हमारे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, वार्ड हो, तमाम पूरे प्रदेश के अंदर जो चुनाव चलने की जो बयार है वो बहुत जल्दी शुरू। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष डीटू खंडोड़ी ने गैरसैंण में 21 अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सत्र के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए भी अधिकारियों को तैयार रखने को कहा। आपको बता दें कि साथ ही सत्र में पहले गैरसैंण विधानसभा भवन में बिजली, पानी, मेडिकल, फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित कर ली जाए। मंत्री, विधायकों, पत्रकारों, अधिकारियों और कर्मचारियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। सत्र को लेके पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले। लक्सर तहसील क्षेत्रीय अधिवक्ताओं और शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक बीते दिनों से ही एक खाना पूर्ति का मंच बनकर रह गया है और जिस प्रकार तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है तो उसके नजरे भी कुछ यही परिस्थितियां बयां करती है। बताते चले कि पूर्व की तर्ज पर लक्सर तहसील सभागार में नायब तहसीलदार के नेतृत्व में तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन तो किया गया, लेकिन मौके पर कई विभागीय अधिकारी अथवा प्रभारी गायब मिले।
हालांकि नायब तहसीलदार मधुकर जैन के मुताबिक मौके पर अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान सुनवाई के लिए पहुंचे विभिन्न विभाग के अधिकारियों की नामजद संख्या 30 थी, जबकि उनके सामने दोपहर 1 बजे तक शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई फरियादियों की संख्या 18 तक ही सीमित रही, जो पहले की अपेक्षा बेहद कम संख्या है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।